आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हम लोग को पढ़ना है। इसमें कुछ सिलेबस हैं। सिलेबस में आपको पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना है, परिवर्तन जानना है, प्रकृति में जो परिवर्तन है उनको जानना है, रासायनिक समीकरण के प्रकार जानना है और रासायनिक उसके आगे रासायनिक परिवर्तन से कुछ एग्जाम्पल आपको देखने हैं। समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है ये भी कुछ उसमें है। इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं पहले परिवर्तन से। परिवर्तन आप जानते होंगे, परिवर्तन प्रकृति का नियम है जो विशेष परिस्थितियों में विभिन्न पदार्थों पर होते रहते हैं। विभिन्न पदार्थों पर समय समय जैसे जैसे परिवर्तन होता है उनके अंदर परिवर्तन होता रहता है। एग्जाम्पल आप देख लें, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, जल का वाष्प में बदलना, दूध से दही का बनना इत्यादि, ये सब परिवर्तन है। माने दूध से दही का बनना और कागज का जलना, कागज पहले सफ़ेद होता है, बाद में जलने के बाद वो काला पड़ जाता है। जल है, लिक्विड अवस्था में है, ठीक, वो बाद में जब उसको हम ठंडा करते हैं तो वो बर्फ में बदल जाता है। तो जल बर्फ में बदल रहा है, ये भी जो परिवर्तन है यह भी एक कोई परिवर्तन ही होगा, परिवर्तन के गिनती में ही आता है। इन सभी परिवर्तनों को देख करके एक नया परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन बनाए गए। इसमें पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। नोट करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक गुण हमें इस परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन देखा जाए, इसमें पदार्थ का भौतिक गुण का मतलब रंग, रूप, ठीक है, आकार, इनमें परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो रंग बदल गया तो फिर वो रंग उस पुनः हुआ रंग नहीं आएगा, उनका आकार बदल गया तो ऐसा नहीं है कि वो उस आकार में नहीं आ सकते। माने यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों का भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था, ताप इत्यादि अस्थायी रूप से बदल जाते हैं, परंतु उनके संगठन तथा भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उनके संगठन तथा भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब देखें इसमें क्या क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल में बताया गया था बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगा। देखें यह एक द्रव है, बर्फ पिघलेगा। ऐसा नहीं है कि H2O सूत्र बर्फ का जल का होता है कि बर्फ का, ठीक है, ये जल बर्फ जो भी है, जिस अवस्था में भी जल है उसका सूत्र H2O होता है। अब देखें अभी रासायनिक रूप में हम लोग नहीं जाना है। पहले बर्फ का पिघलना, ये बर्फ है, पिघल करके क्या बन जाता है? जल बन जाता है। और जल क्या पुनः बर्फ नहीं बदल सकता? ठंडा कर देंगे तो पुनः वो बर्फ बदल सकता है, बर्फ में जा सकता है। तो यह एक अस्थायी परिवर्तन है। फिर क्या होगा और एग्जाम्पल देखें, वाष्पन, जैसे इनके कुछ गुण हैं, वाष्पन, द्रवण, क्वथन बताया क्या होगा। ठोस द्रव गैस में जो परिवर्तन होता है, ठोस द्रव गैस में जो परिवर्तन है, ठोस से द्रव अवस्था में जाने का जो गुण होता है, क्या होता है? ठोस से द्रव अवस्था में जाने का गुण। अभी बताया गया बर्फ का पिघलना, ये बर्फ माने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला गया, अर्थात ये गल रहा है।
क्या हो जाएगा इसका गलनांक, अर्थात गलन की क्रिया जो होगी ठोस से द्रव में होगी। द्रव से गैस की अवस्था में जाना क्या होता है वाष्पन, यही क्वथनांक भी आता है, क्वथन की क्रिया भी कहा जाता है। अब देखें गैस से द्रव अवस्था में आना, गैस से द्रव अवस्था के रूप में आ गया, फिर ये हो जाता है संघनन, फिर यदि वो द्रव से ठोस अवस्था में चला आया ये होता है हिमीकरण। ठीक है, तो ठोस द्रव अवस्था में चला गया, द्रव गैस की अवस्था में चला गया, गैस पुनः द्रव अवस्था में आ गया और फिर द्रव ठोस की अवस्था में चला गया। और कुछ क्रिया होती है ठोस से डायरेक्ट गैस में जाती हैं और गैस से सीधे द्रव में आती हैं। ठीक है, यह ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, आप लोग ये पूरा 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सभी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जो भी परिवर्तन यहाँ होगा अवस्था परिवर्तन वो किसके अंतर्गत आता है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, और इसकी परिभाषा आप लिख लें, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए बदल जाता है, सदैव के लिए बदल जाता है तथा नए पदार्थ के संगठन, भार तथा भौतिक और रासायनिक गुण सर्वथा भिन्न होते हैं, माने मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। माने क्या कहा जाएगा, उन्हें ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ सर्वथा के लिए हमेशा के लिए बदल जाता है। जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध के जैसे दही नहीं होता है। जैसे दूध आपका मूल पदार्थ है, उसके बाद उत्पाद बना, वो जो मूल पदार्थ है दूध के जैसे दही, दूध और दही में अंतर होता है। दूध आपका खट्टा नहीं लगता लेकिन दही खट्टा लगता है। तो इसका पूरा का पूरा रासायनिक संगठन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों बदल जाते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इसको आप लोग अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे लिख लीजिए, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है तथा नए पदार्थों के संगठन, भार तथा भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल में दूध से दही का बनना, और क्या कहेंगे, कागज का जलना। माने ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको आप क्या करें, उसमें कोई भी क्रिया आप करें, क्रिया के पश्चात जो मूल पदार्थ था, जो पहले पदार्थ था, उस पदार्थ से जो उत्पाद वाला पदार्थ है, जो क्रिया करने के पश्चात जो मिला, वो दोनों यदि डिफरेंट होते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन, यदि डिफरेंट नहीं होते हैं तो भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। पदार्थ का जलना क्या कहलाएगा, आप लोग खुद मतलब सोचें और उस पर विचार करें। और एक होमवर्क इसी के साथ, इसी में आप लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का एक चार्ट बना करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। पदार्थ का जलना, कोई भी पदार्थ है यदि जल रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने का मतलब है कि लोहा जल से क्रिया करके उसके ऊपर जो संक्षारक प्रवृत्ति आती है, जो उन्हें उसके ऊपर जंग लग जाता है, वो फेरिक ऑक्साइड का होता है। फेरिक ऑक्साइड का जो जंग लगता है फेरिक ऑक्साइड के रूप में, उससे उसका नुकसान होता है, माने क्षय होता है। तो जो जंग लग रहा है वो क्रिया के द्वारा हो रहा है, माने Fe पर H2O की क्रिया के द्वारा हो रहा है, इसलिए जंग का लगना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। किण्वन मतलब कोई वस्तु आप रखते हैं, जैसे गन्ने के रस को रखते हैं, या गन्ने को रस को ही आप ज़्यादा दिन तक रख देते हैं तो वो एसिटिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ एसिटिक एसिड, जिसको आप लोग सिरका के रूप में जानते हैं,
तो सिरका वहाँ उसका वो पहले जो गन्ना का रस होता है आप नॉर्मली पी सकते हैं, लेकिन सिरका को पीने में बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो वहाँ ये किण्वन की उसमें जो किण्वन होता है, मैंने जो उसके अंदर जैविक किण्वन कह सकते हैं, जीवाणु कह सकते हैं, उसके अंदर रह के उसके स्वाद को बदल देते हैं। तो इस प्रकार ये किण्वन भी, कोई भी किण्वन होगा तो वो भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दही और सिरके का बनना, माने दही बन जाए, सिरका बन जाए, ये माने दही बन गया, दूध से दही का बनना, गन्ने से सिरका का बनना, या सिरका और भी आप आम से भी सिरके बनाते हैं तो उसमें क्रिया करते हैं। तो यह सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थों का सड़ना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखने, मतलब ये तो जान गए कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, भौतिक परिवर्तन कैसे होता है। इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया, माने कि बिना रासायनिक अभिक्रिया की कोई चीज़ सड़ेगी नहीं। जो भी अभी स्पष्टीकरण दिया गया, पदार्थ का जलना, लोहे का जंग लगना, किण्वन, ये सभी किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही होते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के समय होने वाली क्रिया को, मतलब अभी पढ़े कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ, तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को जाने तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो भी क्रिया हो रही है वो सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में के समय जो क्रिया हुई या जो कार्य हुआ वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, या एक और परिभाषा आप लिख लें, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं जिनके भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इस रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उसको तो हम लोग केवल जान गए कि वो क्या हो गया, दूध से दही बन गया, एक रासायनिक परिवर्तन है। यह जो क्रिया हम यदि दर्शा देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जानेंगे। अब उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखेंगे कैसे, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण की मदद से लिखते हैं। तो देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया तो जान गए कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन होगा, जो जिस क्रिया के उसमें जो क्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जो रासायनिक समीकरण है वो कैसे लिखा जाता है, या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण को जाना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं, तथा अभिक्रिया से जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों मिलकर के रासायनिक समीकरण को बनाते हैं। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु को प्रतीक द्वारा तथा तत्व के यौगिक के अणु को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक परिवर्तन अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक रूप है। मतलब रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक परिवर्तन तथा रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रतीकात्मक रूप है। मतलब उसमें जो भी तत्व भाग लिए हैं उसको हम उनके संकेत के रूप में उसमें लिख देते हैं। ठीक है, और उसी संकेत में यदि अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, माने यदि हम यहाँ ले लें अभिक्रिया कर लेते हैं, जैसे है Fe पर यदि O2 की क्रिया होगी, Fe है, यदि O2 की क्रिया होगी तो यहाँ बन जाता है
Fe2O3, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा, और थोड़ा बढ़ाएंगे, यहाँ 4 करेंगे और यहाँ 3 करेंगे। अब हो जाता है, यह है लोहा और यह है ऑक्सीजन। अर्थात जब लोहे का दहन किया जाएगा, इनको हम कहते हैं अभिकारक। और आगे जो है ये होता है उत्पाद। या आप अपनी मर्जी से कह सकते हैं, अभी मतलब जो रासायनिक समीकरण लिखने की व्यवस्था है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो लगा करके हम प्रदर्शित करते हैं, तीर लगा के प्रदर्शित करते हैं। अभी बताएंगे कैसे कैसे इनको लिखना है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? मतलब रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो भी है उनको सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने की क्रिया को हम रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को क्या करें, हम प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त कर दें, संकेत के रूप में रख दें, उसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। अब एक और अभिक्रिया देखें, AgNO3 Mg रखें, Mg प्लस O2, ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों को अभिकारक कहेंगे। अर्थात जो एरो लगा हुआ है, ये जो तीर लगा हुआ है, उसके बाएं तरफ जो उपस्थित पदार्थ है उनको हम अभिकारक कहते हैं, और दाएं तरफ जो है उसको उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अब अगला हेडिंग दे दें, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, उनकी विधि जाने। तो रासायनिक समीकरण जाने, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है। देखें, रासायनिक समीकरण हेडिंग दे दें, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ये विधि हमेशा काम आएगा, इंटर में रहे, हाई स्कूल में रहे, बीएससी में रहे, एमएससी में रहे, हर जगह ये विधि काम आती है। ऐसा नहीं कि ये विधि 9th के लिए है, 10th के लिए आगे चल के बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें 4 नियम होते हैं। पहला नियम ये कि जो अभिकारक है, मतलब जो भी अभिकारक शब्द अभी आया कि जिस पर अभिक्रिया होती है, अर्थात जिस पदार्थ पर रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक के बाद माने अभिक्रिया के बाद, रासायनिक परिवर्तन के बाद कुछ नए पदार्थ बनते हैं, और उस नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो जो अभिकारक हैं उनको सदैव बाएं तरफ रखा जाता है। अभिकारक को सदैव बाएं तरफ रखा जाता है, बाएं तरफ रखा जाता है। क्लियर? दूसरा, उसमें जो उत्पाद होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के बाद जो रासायनिक उत्पाद जो बन जाता है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को सदैव हम बाएं तरफ रखते हैं, सॉरी दाएं तरफ। उत्पाद को सदैव दाएं तरफ रखा जाता है, दाएं तरफ रख दिए। तीसरा नियम इसी से संबंधित, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो या बराबर का चिन्ह लगा करके लिखा जाता है। अभिकारक इधर लिख दिए, अब बाएं तरफ इसके अनुसार, दाएं तरफ क्या लिख दिए, उत्पाद लिख दिए, और इन दोनों के बीच में एरो का चिन्ह लगा दें या इक्वल टू का साइन लगा करके रासायनिक समीकरण रखा जाता है। ठीक है, और भी चिन्ह आते हैं ऐसे, इक्विलिब्रियम साइन होता है, साम्यावस्था का चिन्ह होता है, एक और साइन होता है, इसे हम लोग रेजोनेंस साइन कहते हैं, अनुनादिक चिन्ह। ठीक है, ये होता है उत्क्रमणीय, ये इक्वल टू है, माने ये नॉर्मल सामान्यतः इसी के साथ साथ यूज होता है। ये होता है उत्क्रमणीय, ये अनुत्क्रमणीय, और ये रेजोनेंसिक साइन है, माने जो जब रेजोनेंस दिखाते हैं एक तत्व से दूसरे तत्व में बदलता है, ठीक है, उस समय आप रेजोनेंस के रूप में पढ़ेंगे, अनुनादिक के रूप में पढ़ेंगे, ये 11 में आता है।
तो दो नियम, पहला नियम अभिकारक को हमेशा बाएं तरफ लिखते हैं, दूसरा उत्पाद को हम सदैव दाएं तरफ रखते हैं, और अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमेशा एक एरो का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए जो अगला नियम है वो थोड़ा अच्छा है, याद करने वाला है। ये तो आप वैसे याद कर लेंगे, लेकिन जो चौथा नियम है वह है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। कि अविनाशिता का नियम, इसी नियम के अनुसार तत्वों को रखा जाता है। अब देखें द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या है। इसमें कहा जाता है किसी रासायनिक परिवर्तन में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई नया परमाणु आता है, न ही कोई नया पदार्थ बनता है। अतः रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। अर्थात वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, संतुलित समीकरण तभी बनेगा। ठीक है, अर्थात इनको हमेशा हमको बैलेंस रखना है। ये नियम इनका है, द्रव्य विनाशिता का नियम यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय ना ही कोई तत्व नया तत्व बनता है और ना ही कोई नया उसमें से कोई यौगिक माने कोई पदार्थ उसमें से नष्ट नहीं होता, और कोई परमाणु उसमें नष्ट नहीं होता है और ना ही कोई नया परमाणु जुड़ता है। तो द्रव्य के अविनाशिता के नियम के अनुसार ये हो जाएगा कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। मतलब जब कोई नया पदार्थ आया नहीं और जब कोई इसमें से परमाणु नष्ट ही नहीं हुआ, मतलब परमाणु कोई नया आया नहीं और कोई नष्ट नहीं हुआ, तो इसमें परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर होगी। वही इसका नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु बनता है, इसलिए उसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या सदैव बराबर होती है। इस चीज का ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, चारों नियम को रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर जगह देखेंगे यही नियम लागू होगा। देखें जैसे है एक पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट KCl प्लस O2, यहाँ कर लेंगे दो और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में देखें या आप चलो ठीक है थोड़ा बीच में लिख लें। देखें यह एक अभिकारक है। अभी बताया गया कि हमेशा चिन्ह के बाएं तरफ अभिकारक होते हैं। अभिकारक मतलब जिस पर अभिक्रिया होती है। ठीक है, अभिकारक, और इसके फलस्वरूप मतलब जब इसमें उष्मा मिलेगी, इसको उष्मा मिलते ही ये दो रूपों में कन्वर्ट हो जाएगा, दो रूप में बदल जाएगा, इसे हम उत्पाद कहते हैं। तो देखें अभिकारक और उत्पाद यहाँ क्या हो गए, दोनों मिल गए। अब दूसरा चीज ध्यान देना है कि पोटेशियम क्लोरेट में क्या क्या मौजूद है, K है, Cl है और O है, 3 परमाणु हैं, और इधर भी K है, Cl है और O है, तीनों बराबर है। अब इन दोनों में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। देख लें यहाँ हम कर सकते हैं अभिकारक इधर लिख लें उत्पाद, ठीक है, और यहाँ कर लेते हैं तत्व। इसमें क्या लिखना है, K है, Cl है और O है। यहाँ संख्या कितनी है, इसकी संख्या इधर कितना पोटेशियम की संख्या कितनी है, अभी हटा दें इसको, अभी हम इसको संतुलित नहीं करते हैं। साथ में आपको संतुलित करने का थोड़ा सा नियम भी बता देते हैं। तो यहाँ देखिए K कितना है, K की संख्या 1 है और उत्पाद में कितना है, 1 है। Cl कितना है, Cl कितना है 1, इधर भी Cl 1, ऑक्सीजन की संख्या 3 और इधर ऑक्सीजन की संख्या 2। अब ध्यान दें इनकी संख्या आपको बराबर करना है। तो
पहले सबसे पहले ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन 3 इधर 2, ये दोनों बराबर कब होंगे? जब इधर हम 3 से गुणा कर दें, इधर हम 3 से गुणा कर देंगे और इधर 2 से गुणा करेंगे तब बराबर होंगे। अब ध्यान दें, ये जब 2 से गुणा कर दिया गया तो 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। लेकिन ये ध्यान देंगे इधर अभिकारकों की संख्या कितनी है? 1 है, तो सब में गुणा होगा ना। यहाँ यदि हम 2 से गुणा करते हैं, हम आगे 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा होगा, 2 से गुणा होगा तो यहाँ पोटेशियम की संख्या भी 2 हो जाएगी और इनकी भी संख्या 2 हो जाएगी। तो जब इनकी संख्या 2 होगी तो हमको इधर भी क्या करना पड़ेगा? 2 संख्या लाना पड़ेगा, तब यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इनको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। अब देखें कि पोटेशियम की संख्या इधर भी 2, इधर भी 2, इधर क्लोरीन की संख्या इधर भी 2, इधर भी 2 और ऑक्सीजन की संख्या 6 और 6। तो इधर जितने भी परमाणु रहे, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, तीनों की संख्या मान तीनों परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पादों में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और इसी नियम के अनुसार आप संतुलित भी करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे। इसका कोई विशेष नियम है जो आगे चल के मिलेगा आपको, 11 में मिलेगा, आयनिक विधि और अन्य विधियों के द्वारा संतुलित करना मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको सामान्यतः इसको नॉर्मल विधि अपने खुद सोच करके कि कितनी संख्या हम यहाँ लगा दें कि दोनों तरफ ये बराबर हो जाए, खुद व्यवस्थित करना है। या इसके लिए थोड़ा सा उपयोग ले सकते हैं इस चार्ट का, इस तरीके का एक चार्ट बना लेंगे, तब तो अभिकारक में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, पदार्थ के उत्पाद में परमाणुओं की संख्या लिख करके उनको हम बराबर करके यहाँ रख सकते हैं, आगे रख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, इस रासायनिक समीकरण से आपको लाभ क्या है और हानियां क्या है। आखिर इस रासायनिक समीकरण को पढ़ने से लाभ क्या है? देखें, लाभ भी 2-3 हैं और हानियां भी हैं। देखें, लाभ पढ़ने पहले लाभ क्या क्या है। लाभ तो ये है कि सबसे पहले अभिकारक जो थे, अभिकारक और उत्पाद बने, तो अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान की गणना हम कर सकते हैं। यहाँ से जो अभिकारक हुए, जब अभिकारक 2 रूपों में टूट जाता है तो वहाँ इनके मदद से हम उनका पोटेशियम क्लोराइड है, इनके भार की गणना, ऑक्सीजन के भार की गणना कर सकते हैं कि मतलब इतने अभिकारक में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दोनों को हम डिफरेंट माने यहाँ इनके द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। ठीक, पहला क्या होगा? द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, अगला मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या को हम बता सकते हैं। अर्थात यहाँ 2 पोटेशियम क्लोरेट लगे तो 2 KCl और 1 ऑक्सीजन निकला, मतलब 2 मोल ये हैं, 2 मोल ये और 1 मोल ये, मतलब 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट यदि मिले तो 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड और 1 मोल ऑक्सीजन मिला। ठीक है, तो यहाँ मोलों की संख्या के अनुसार मोलनता, नार्मलता इत्यादि निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इन मोलों की संख्या से इनका द्रव्यमान भी आसानी से निकल सकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यह माने इनका कुल द्रव्यमान इनके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात यह भी द्रव्य के अविनाशता के नियम को लागू करता है। माने इसमें भी रासायनिक समीकरण में द्रव्य के अविनाशता का नियम लागू होता है। अगला, यदि इसमें गैस अवस्था में कोई तत्व मिल गया, ऐसे गैसीय अवस्था में कोई अभिक्रिया हुई, गैसीय अवस्था में हो गई, H2 प्लस I2 मिलकर के HI बना दें, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया आयोडीन, ये दोनों गैसियस में है और ये भी गैस में है। तो जब गैस में परमाणु मिल जाते हैं तो उनके मोलों की संख्या के अनुसार यदि हम उसमें 22.4 से गुणा कर दें, आप पढ़े होंगे कि 22.4 कहाँ से आता है? गैसीय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या में 22.4 से गुणा करके उनके लीटर में आयतन निकाल सकते हैं। उनके आयतन की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें गैस के ग्राम अणु भार का आयतन
मानक दाब पर तथा दाब पर 22.4 लीटर होता है। गैस के ग्राम अणुभार का आयतन, गैस के ग्राम अणुभार का आयतन सामान्य ताप और दाब की स्थिति में 22.4 लीटर होता है। ठीक है, इसी के अनुसार यदि हम सामान्य ताप और दाब पर देखें, ये जो गैस है, जितने मोलों की संख्या रहेगी, ग्राम अणु संख्या जो रहेगा, ग्राम अणु संख्या, उसमें हम उसमें 22.4 से गुणा कर देंगे तो उनका आयतन भी निकल जाता है। तो ये 2-3 इनके लाभ हैं, लेकिन कुछ हानियां भी हैं। हानि, जहां लाभ होगा वहां हानि भी होगा। देखें हानि क्या है, यहाँ केवल हम रिएक्शन को देख करके ये नहीं बता सकते कि ये गैस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है। पहली कमी कि हम इसकी अवस्था को रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं बता सकते। इसमें कितने ताप लगे, कितना दाब लगा, ये हम देख करके रासायनिक समीकरण को देख करके ये नहीं बता सकते कि इसमें कितना दाब लगा और कितना दाब लगा, कितना ताप लगा। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के संपादन के लिए आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरक का ज्ञान नहीं मिलता है उसके समीकरण के अनुसार। इसमें इनकी सांद्रता का ज्ञान नहीं मिलता है कि उसमें इनकी हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, आयोडीन की सांद्रता कितनी होगी, या इसके पहले जो एग्जाम्पल था पोटेशियम क्लोरेट की सांद्रता कितनी होगी, जो KCl बना उनकी सांद्रता कितनी होगी। अभिक्रिया में होने वाली ऊष्मा परिवर्तन, अवशोषण हो रहा है कि उत्सर्जन हो रहा है, ये नहीं बता सकते। समीकरण को लिख करके सीधे नहीं बता सकते हैं। तो ये सब कुछ इसमें कमियां थी। अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय का बोध नहीं होता है कि कब तक ये अभिक्रिया पूर्ण होगी। हानियां ज्यादा हैं, यानी इस समीकरण को देख के हम ये थोड़ी ना बता सकते कि कब तक वो अभिक्रिया पूरी होगी। ठीक है, तो ये हानियां हैं। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कुछ निम्न प्रकार से होती है। बस ये लास्ट टॉपिक आपका होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखें। एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे संयोजन, या पहला संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। साथ में लिखते भी रहेंगे क्योंकि परीक्षा में लिखने से ही नंबर मिलता है। ठीक है, समझते भी रहें और लिखते भी रहें। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल, अभी इसके पहले भी एग्जाम्पल था Mg+O2। इसके क्रियाकलाप आपके NCERT के बुक में मिलते हैं। NCERT के बुक को आप कई बार पढ़ेंगे तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन क्रियाकलाप में दिया होगा कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को, एक मैग्नीशियम रिबन का एक लंबा तार आता है, उसको रेक मार्क से रगड़ के उसको क्या करते हैं, ऊपर की परत को छोड़ा करके फिर उसको हम जलाते हैं। जलाएंगे तो वो जल करके एक राख के रूप में आता है, माने वो चमकीले फ्लेम के रूप में जल करके एक नीचे जो राख बनती है वो चमकदार होती है, उसको मतलब नीचे रख देते हैं ग्लास में। तो ये एक ज्वलनशील है, और वो जो ज्वलनशील राख होती है वो MgO का होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। ठीक है, आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करते रहेंगे। तो MgO मैग्नीशियम
मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से क्रिया होता है तो एक नया उत्पाद बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, माने दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अब जानते हैं कि यह अभिकारक है, एक मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे ही एग्जांपल Ca+H2O, कैल्शियम का, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के रूप में है, ये लिक्विड के रूप में है। इन दोनों की जो अभिक्रिया आपस में होगी, ये आपका चूना है, पूजा चूना नहीं है, अभी ये सूखा चूना है। जब इसको हम जल में मिलाते हैं तो यहाँ से एक CaOH के होल ट्वाइस के रूप में टूट जाता है, अर्थात इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है जल, और ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यह है उत्पाद और यह है अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिकारक और उत्पाद बन जाते हैं। अगला, इसी में एक और एग्जांपल देख लें, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे परीक्षा में ये पूछ देता है, अभिक्रिया दे देगा और कह देगा कि कंप्लीट दिस रिएक्शन, अभिक्रिया को पूरा करें, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अभिक्रिया जो लिखाया जा रहा है पूरा का पूरा देखें, उसको नोट भी करते रहें और पूरा वीडियो देखें। देखें, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं, ये गैस अवस्था में है, दोनों की गैस अवस्था में, क्लोरीन से कराते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बन क्लोराइड। ठीक है, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी अभिकारकों की संख्या 2 है, उत्पाद की संख्या 1 है, अर्थात ये कभी भी रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया पहचान में आ जाते हैं। आप ये जाने कि A+B एरो C इस रूप में हमेशा मिलेंगे आपको, या A+B+C एरो D इस रूप में हमेशा मिलेंगे। मतलब अभिकारक एक या एक से अधिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन वहां उत्पाद की संख्या हमेशा 1 होगी। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि वहां क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगा। एक और रिएक्शन लेना है, जब हम लोहे पर ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं, या फिर जब O से क्रिया करता है या सल्फर से क्रिया करता है, वो आप लिख चुके हैं पहले, सल्फर से क्रिया करेगा वो बना देता है FeS, फेरस सल्फाइड। तो ये है लोहा, जानते हैं, फेरस, ये है सल्फर, और ये दोनों, इसको गंधक भी कहते हैं। जब लोहा और गंधक आपस में मिलाएंगे तो फेरस सल्फेट बनता है, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, ये चीज है FeS, फेरस सल्फाइड। ठीक है, एक और प्रचलित रिएक्शन, इसका प्रचलन ज्यादा है इस रिएक्शन का, अमोनिया गैस जानते होंगे, NH3 की क्रिया यदि हम Cl2 से करा दें, ये बन जाता है, सॉरी HCl से करा दें तो बन जाता है NH4Cl, 9 सादर NH4Cl। ये है अमोनिया, नाम जरूर याद करते रहेंगे, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड, देखें इसको हाइड्रोक्लोराइड भी बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन में ना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अलग होता है, हाइड्रोक्लोराइड अलग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग होता है, ये तीनों एक ही है। यहाँ बन जाता है नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनिया हाइड्रोक्लोराइड से क्रिया करके या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके
नौसादर, इसी का दूसरा नाम है नौसादर या अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, इस प्रकार से ये रहा आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का पहला योगात्मक अभिक्रिया। बाकी अन्य जो प्रकार हैं अपघटन, वियोजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।